हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन से इंजेक्शन का कब यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि ये इंजेक्शन किस तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ जानेंगे इसके यूजेस के बारे में कि कब किस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है और कौन सा इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इमरजेंसी ड्रग्स, जिसको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं या इसको हम आपातकालीन दवाइयों के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं। इसी कारण से इनको इमरजेंसी ड्रग्स या लाइफ सेविंग मतलब कि जान बचाने वाली दवाइयाँ या आपातकालीन दवाइयों के नाम से भी इनको जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो इसको हम हाइपोक्सीमिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाम में ही छपा है, हाइपो मतलब कम और ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन की अगर देखिए कमी हो जाती है तो इसको हम हाइपोक्सीमिया मतलब कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड या इसको हम इस्चीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हाइपोक्सीमिया के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सिम्टम होता है हेडेक मतलब कि सर दर्द। दूसरा सिम्टम होता है यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है और जो सांस का ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पर देखिए कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेकीकार्डिया मतलब कि हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कफिंग, तो यहाँ पर पेशेंट को जो है खांसी आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है वीजिंग, तो यहाँ पर जब पेशेंट खांसता है या सांस लेता है तो उसको अपने गले में एक वीजिंग टाइप की साउंड सुनाई देती है। उसके बाद आता है कन्फ्यूजन, तो ऐसे पेशेंट को देखिए कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद उसके लिप्स मतलब कि होठ और फिंगर नेल्स मतलब कि उसके नाखून और स्किन का कलर उसको ब्लूइश मतलब कि नीला दिखाई पड़ने लगता है। तो यहाँ पर इन सिम्टम्स में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन इंजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन इंजेक्शन, तो यहाँ पर देखिए इसके 1 ml में 1 मिलीग्राम एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन होता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन इंजेक्शन का कब यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ हार्ट अरेस्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमको 2 टर्म देखने को मिलते हैं। पहला टर्म होता है कार्डियक अरेस्ट और दूसरा होता है हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है। अगर देखिए हमारा हार्ट जो होता है अगर ये बीट करना बंद कर देता है तो इसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। और अगर हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं या इन मसल्स पे किसी टाइप का अटैक हो जाता है तो इसको हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो एड्रेनलिन इंजेक्शन का कब यूज़ किया जाता है, जब कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट की सिचुएशन होती है तब एड्रेनलिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनाफिलैक्सिस। तो एनाफिलैक्सिस सिचुएशन क्या होती है, जब देखिए एलर्जिक रिएक्शन जो होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है तो इस सिचुएशन को हम एनाफिलैक्सिस के नाम से जानते हैं। तो एनाफिलैक्सिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए सांस लेने में दिक्कत होती है और वीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और फेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है मतलब कि पूरे फेस पर यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है मतलब कि सूजन आ जाती है। नेक्स्ट आता है हाइप्स, तो बॉडी पर इस टाइप के लाल लाल रंग के चकते बन जाते हैं। उसके बाद नोजिया मतलब कि जी मचलाना और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी आना, तो ये सिम्टम्स होते हैं एनाफिलैक्सिस के। तो एड्रेनलिन इंजेक्शन का एनाफिलैक्सिस में यूज़ होता है। उसके बाद एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा में भी इसका यूज़ होता है। तो एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे लंग्स की जो सांस की नली होती है उसमें होती है स्मूथ मसल। तो ये स्मूथ मसल जो होती हैं वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं मतलब कि सिकुड़ जाती हैं, तो यही होता है देखिए एस्थमा। तो यहाँ पर इस केस में भी एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन इंजेक्शन किस टाइप से काम करता है, तो ये जो होता है ये अल्फा-1 बीटा-1 और बीटा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होकर ये क्या काम करता है, ये अल्फा-1 रिसेप्टर से बाइंड होकर वेसो कंट्रैक्शन का काम करता है। ये जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कंट्रैक्ट कराता है मतलब कि उसको सुकेड़ देता है। अब जैसे ही देखिए ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी सुकड़ जाती हैं तो ब्लड प्रेशर जो होता है वहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये मेडिसिन जो है बीटा-1 से जुड़कर क्या काम करती है, ये कार्डियक कंट्रैक्शन को बढ़ावा देती है, हार्ट रेट यहाँ पर बढ़ जाती है। उसके बाद आता है देखिए बीटा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर।
तो ये मेडिसिन देखिए इससे बाइंड होकर क्या काम करती है, ये ब्रोंको डायलेशन की तरह काम करती है। तो जो सांस की नली होती है उसको ये डायलेट कराती है, मतलब कि उसको ये फैला देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडिनोसिन इंजेक्शन के बारे में। तो एडिनोसिन इंजेक्शन का यूज़ कब किया जाता है? तो एडिनोसिन इंजेक्शन जो होता है ये एक एंटी एरिथमेटिक ड्रग की तरह यूज़ होता है। तो एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स क्या होती है? तो जो हमारा हार्ट होता है अगर वो प्रॉपर वे में नहीं धड़कता है तो यहाँ पर देखिए एडिनोसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एडिनोसिन इंजेक्शन में इसके पर ml में 3 मिलीग्राम एडिनोसिन पाया जाता है। तो इसके 4 ml में देखिए 12 मिलीग्राम एडिनोसिन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसको देखिए रैपिड बोलस इंट्रावेनसली यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए रैपिड बोलस इंट्रावेनस का क्या मतलब होता है? यहाँ पर देखिए अगर एडिनोसिन की अगर आप 6 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन का 20 ml दूसरी सिरिंज में हमको यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर देखिए एडिनोसिन और NS को दोनों को देखिए इस टाइप से पेशेंट को IV द्वारा दे दिया जाता है। तो यहाँ पर एडिनोसिन इंजेक्शन का यूज़ कब किया जाता है? तो एक सिचुएशन आती है PSBT। तो PSBT का मतलब होता है प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो यहाँ पर देखिए टैकीकार्डिया का क्या मतलब होता है? अगर हार्ट रेट अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एट्रियम है, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है और ये वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर देखिए नाम में ही छुपा है प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर के सुप्रा मतलब के वेंट्रिकल के ऊपर अगर देखिए टैकीकार्डिया सिचुएशन देखने को मिलती है तो इसको हम प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसके देखिए एट्रियम में जो रिदम सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो यहाँ पर एट्रियम में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो टू फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एट्रियम और वेंट्रिकल में रिदम नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या सिचुएशन देखने को मिलती है? तो इस केस में जो पेशेंट की हार्ट बीट होती है वो 160 से लेकर 280 बीट पर मिनट हो जाती है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में देख पा रहे हैं हार्ट रेट यहाँ पर देखिए 197 बीट पर मिनट है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पी वेव देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो हार्ट की जो मसल होती है जिसको हम मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं उस पर होता है पोटेशियम चैनल। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम चैनल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही पोटेशियम चैनल एक्टिवेट होता है अब देखिए सेल के अंदर से पोटेशियम आयन जो है बाहर की तरफ ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। इसी को हम बोल देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन के बारे में। तो एट्रोपिन जो होता है ये एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, ये ACH के अगेंस्ट काम करती है। तो यहाँ पर एट्रोपिन में इसके 1 ml में 0.1 मिलीग्राम एट्रोपिन पाया जाता है और इसको आप इंट्रावेनसली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एट्रोपिन का यूज़ कब कब किया जाता है? इसका यूज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में किया जाता है। तो जो किसान लोग जब दवा छिड़कते हैं तो उस दवा में होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या करता है? ये ACH के अमाउंट को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर देखिए ACH का अमाउंट बढ़ जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं एट्रोपिन जो होता है वो ACH के अगेंस्ट काम करता है। तो एट्रोपिन जो है ACH की मात्रा को देखिए यहाँ पर घटा देगा, तो जिसके कारण ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग है वो न्यूट्रल हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर देखिए एट्रोपिन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ लो हार्ट रेट मतलब कि ब्रेडिकार्डिया के केस में किया जाता है। जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट। अगर देखिए हार्ट रेट 60 से अगर कम हो जाती है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। अगर यही हार्ट रेट देखिए ये 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। तो एट्रोपिन का यूज जो होता है वो ब्रेडिकार्डिया के केस में किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखिए हमारे लंग्स में जो ब्रोंकस होते हैं अगर ये सिकुड़ जाते हैं जिसको हम ब्रोंकोस्पाज्म के नाम से जानते हैं, तो ब्रोंकोस्पाज्म में इसका यूज़ किया जाता है। और कार्डियक अरेस्ट मतलब कि अगर हमारा दिल जो है वो धड़कना बंद कर देता है इसको हम कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के केस में इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेसिक्स इंजेक्शन या फ्रूसिमाइड इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए, जिन मेडिसिन के अंत में अगर आइड्स शब्द आ जाता है तो इसको हम डायूरेटिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो डायूरेटिक्स का क्या मतलब होता है? डाई मतलब होता है देखिए डबल, और यूरेटिक्स का मतलब होता है यूरिनेशन। तो पेशाब की मात्रा का बढ़ जाना कहलाता है डायूरेटिक्स। तो फ्रूसिमाइड या लेसिक्स इंजेक्शन का काम होता है पेशाब की मात्रा को बढ़ा देना। तो इसका यूज हाइपरटेंशन के पेशेंट में किया जाता है, मतलब ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट में इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ अगर पल्मोनरी एडिमा हो जाता है किसी पेशेंट को, तब लेसिक्स इंजेक्शन का यूज किया जाता है। पल्मोनरी एडिमा का क्या मतलब होता है? अगर देखिए लंग्स में किसी टाइप की सूजन आ जाती है या लंग्स स्वेल हो जाते हैं तो इसको हम पल्मोनरी एडिमा के नाम से जानते हैं। यह हमारी बॉडी में कहीं पर देखिए एडिमा हो जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी स्वेल कर जाती है, तो यहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है? इसका यूज हाइपोकैलेमिया के केस में किया जाता है। हाइपोकैलेमिया का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर देखिए दो टर्म है। पहला है हाइपो मतलब होता है कम, और कैलेमिया का क्या मतलब होता है? देखिए CAL, कैल मतलब होता है कैल्शियम, और दूसरा टर्म आता है इसमें ईमिया। ओके, तो ईमिया का क्या मतलब होता है? ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो इस पूरे टर्म का ये मतलब हुआ कि ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो इसको हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते। तो अगर कोई पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया का शिकार है, मतलब कि उसके ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पर भी देखिए तीन टर्म है। पहला है हाइपर मतलब होता है देखिए ज़्यादा, और कैल का मतलब होता है देखिए पोटेशियम, और ईमिया का मतलब होता है ब्लड। अगर यहाँ पर हमारे ब्लड में अगर पोटेशियम आयन का जो लेवल होता है वो 3.5 से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो ये इसका नॉर्मल लेवल होता है। अगर इस नॉर्मल लेवल से ये एक्सीड कर जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है, तो इसको हम हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। अगर देखिए हाइपरकैलेमिया का केस होता है तब भी यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट के केस में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मीटोप्रोलोल। तो जिन मेडिसिन के अंत में अगर ओलोल शब्द आ जाता है या लॉल शब्द आ जाता है तो ऐसी मेडिसिन ये कहलाती हैं बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, जैसे कि प्रोपेनोलॉल और सेटेलॉल और एटिनोलॉल और मीटोप्रोलोल। तो यहाँ पर देखिए चार्ट दे रखा है, तो कौन से इंजेक्शन का पर डे कितना मिलीग्राम पेशेंट को दिया जा सकता है। तो जैसे कि मीटोप्रोलोल का 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पेशेंट को पर डे दिया जा सकता है। वैसे ही देखिए लेविटोलॉल, तो लेविटोलॉल का देखिए 200 से लेकर 800 मिलीग्राम पेशेंट को दिया जाता है। तो ये चार्ट जो है आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका यूज किया जाता है, मतलब कि ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में इसका यूज किया जाता है। अब जैसे ही देखिए जिन लोगों में ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो उनमें हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है, तो हार्ट फेलियर के केस में भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डोपामीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो डोपामीन का जो नेचर होता है वो कैटेकोल एमाइन नेचर होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, जो हाइपोटेंशन के मरीज होते हैं, या जिनका कार्डियक आउटपुट, मतलब कि अगर हमारा हार्ट जो होता है वो कम ब्लड जो है फेंकता है, तो इसको हम लो कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो इन सिचुएशन में डोपामीन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो डोपामीन इंजेक्शन क्या करता है? ये कार्डियक आउटपुट, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में हार्ट जो है ब्लड को वो फेंकता है, तो इसको हम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो डोपामीन जो है देखिए कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है और स्ट्रोक वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, और साथ ही साथ ये हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो कार्डियक आउटपुट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये मिलकर बना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम से और हार्ट रेट से। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो हार्ट जो है एक बार के धड़कने में इसका एक वेंट्रिकल जो है जितना वॉल्यूम या जितना अमाउंट ब्लड को जो है पंप करता है, इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो ये एक बीट में लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है, तो ये होता है इसका स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद आता है हार्ट रेट। तो
तो यहाँ पर देखिए हार्ट रेट क्या होता है। तो 1 मिनट में जितनी हार्ट्स की बीट होती है, मतलब कि हार्ट जितनी बार धड़कता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट। तो यहाँ पर 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो लगभग 70 बार धड़कता है। तो ये होता है इसका हार्ट रेट। अब यहाँ पर जान लेते हैं डोपामिन इंजेक्शन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो यहाँ पर डोपामिन इंजेक्शन जो होता है वो बीटा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर और D1 और बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होकर क्या क्या काम करता है। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होकर हार्ट की पंप एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इंक्रीज हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है। दूसरा, ये अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होकर ब्लड के प्रेशर को जो है बढ़ा देता है। उसके बाद ये D1 और बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होकर जो किडनी के अंदर ब्लड फ्लो है उसको भी ये बढ़ा देता है। तो ये थे सारे के सारे इमरजेंसी में यूज होने वाले इंजेक्शंस।